नमस्कार। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अपनी हत्या की आशंका है। ईरान में सत्ता बचाने के लिए खामेनेई क्या कोशिश कर रहे हैं, उनके बाद सुप्रीम लीडर कौन हो सकते हैं और ईरान में अंदर खाने क्या चल रहा है। खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों की 3 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि कौन हो सकता है खामेनेई का उत्तराधिकारी। क्या उनका बेटा उत्तराधिकारी हो सकता है या कोई और? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, 22 जून की सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्डो, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से भारी बमबारी की। ईरानी ऑफिसर्स का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान को भी खतरा है। उन्होंने अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन इसमें उनके बेटे मोजतबा का नाम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल खामेनेई की हत्या कर सकता है। इसका जवाब है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि खामेनेई की हत्या का ऑप्शन खुला हुआ है। 19 जून को इजराइल के बीरशेबा शहर के सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, खामेनेई जैसे तानाशाह को जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इससे पहले 17 जून को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था, हम जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वह एक आसान शिकार है, लेकिन हम अभी उसे मारेंगे नहीं। ट्रंप ने दूसरी लिस्ट में ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। इसके जवाब में खामेनेई ने एक वीडियो जारी करके कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उल्टा अगर अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामेनेई अभी ईरान में कहां पर हैं। आमतौर पर खामेनेई ईरान की राजधानी तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते हैं। इसे बेत रहबरी यानी सर्वोच्च लीडर का घर कहा जाता है। वे बहुत कम ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। 15 जून को इजराइल ने अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसे खामेनेई की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया। अब उन्हें तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके में बने बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी, तब भी खामेनेई यहीं छिपे थे। सवाल यह है कि क्या खामेनेई को अपनी हत्या की आशंका है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इजराइल और अब अमेरिका की तरफ से बढ़ते हमले के बीच खामेनेई भी आगे का वार प्लान बनाने में जुटे हैं। इस प्लान को जानने वाले 3 ऑफिसर्स ने अखबार को बताया कि खामेनेई की लोकेशन पता न चले, इसलिए वह किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन या मैसेजिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनका भरोसे का एक व्यक्ति बाकी नेताओं और ऑफिसर्स तक उनके मैसेज पहुंचाता है। खामेनेई ने ईरान की सेना की कमान संभालने के लिए ऑफिसर्स की एक पूरी चेन तैयार की है, ताकि अगर किसी ऑफिसर्स की मौत हो जाए तो फौरन लिस्ट में से कोई दूसरा उसकी जगह ले सके। इसके अलावा खामेनेई ने 3 मौलवियों को भी चुना है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इनमें से कोई एक उनकी जगह लेगा। खामेनेई को पता है कि इजराइल या अमेरिका उनकी हत्या की कोशिश कर सकते हैं। इसे वह अपने लिए शहादत मानेंगे। खामेनेई ने एक्सपर्ट्स की असेंबली यानी मौलवियों की सभा को निर्देश दिया है कि जो 3 नाम उन्होंने चुने हैं, उनमें से किसी एक को जल्दी से जल्दी उनका वारिस चुना जाए।
आमतौर पर खामेनेई का वारिस चुनने में कई महीने का समय लगता है, लेकिन जंग के हालात में खामेनेई चाहते हैं कि बिना किसी अव्यवस्था के जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो ताकि उनकी विरासत बनी रह सके। अब सवाल है कि ईरान में सर्वोच्च लीडर चुने जाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, दुनिया में दो ही देश हैं जहां थियोक्रेसी यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता और संस्था का शासन है, ईरान और वेटिकन सिटी। जिस तरह वेटिकन सिटी में पोप का पद सबसे ताकतवर होता है, उसी तरह ईरान में रहबर यानी देश के सुप्रीम लीडर होते हैं। रहबर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। ईरान की शासन व्यवस्था वेटिकन से भी जटिल है। यहाँ एक तरफ रहबर का सरकार पर कंट्रोल है तो दूसरी तरफ जनता की चुनी सरकार भी है। खामेनेई 36 साल से ईरान के रहबर हैं। सवाल है खामेनेई के बाद कौन होगा उनका वारिस। जानकारों और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दो लोगों का जिक्र तेजी से हो रहा है। नंबर 1 पर हैं अली रेजा अराफी। 67 साल के अली रेजा शिया इस्लाम के धर्मगुरु और खामेनेई के पुराने सहयोगी हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के उपाध्यक्ष और गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। कोम में शुक्रवार की नमाज अली रेजा की इमामत यानी अगुवाई में ही होती है। वह कोम के प्रमुख भी रहे हैं। खामेनेई के साथ उनके करीबी रिश्ते और ईरान की सरकार में उनके प्रभाव के चलते उन्हें खामेनेई का संभावित वारिस माना जा रहा है। नंबर 2 पर हैं हाशिम हुसैनी बुशहरी। 70 साल के ये शिया धर्मगुरु हाशिम बुशहरी ईरान की ट्वेल्चर शिया कम्युनिटी से आते हैं। 90% शिया इसी कम्युनिटी से हैं। बुशहरी भी कोम में शुक्रवार की नमाज में इमामत करते हैं। इसके अलावा वे कोम सेमिनरी सोसाइटी के चीफ हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में ईरान के बुशहर प्रांत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हैं। खामेनेई के करीबी माने जाने के कारण बुशहरी को भी खामेनेई का संभावित वारिस माना जा रहा है। अब सवाल है कि क्या खामेनेई के बेटे मोजतबा उत्तराधिकारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे मोजतबा का नाम खामेनेई के चुने हुए 3 लोगों में नहीं है। माना जा रहा है कि वंशवाद के आरोप से बचने के लिए खामेनेई ने मोजतबा का नाम नहीं लिया है। हालांकि 56 साल के मोजतबा को भी खामेनेई का वारिस माना जा रहा है। 2024 के आखिर में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि खामेनेई ने अपनी बीमारी के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी मोजतबा को सौंप दी थी। हालांकि तब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। कौम से इस्लाम की शिक्षा पाने वाले मोजतबा लो प्रोफाइल रहते हैं। उन्होंने सरकार में अभी कोई पद नहीं लिया है। अब सवाल है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान के अंदरूनी हालात क्या हैं। दोस्तों, ईरान के लिए ये युद्ध 2 मोर्चों पर चल रहा है। एक तरफ हवाई हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार को इजराइल के लिए जासूसी करने या उसकी मदद करने वालों से भी निपटना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ईरान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम में टॉप रैंक तक इजराइल के घुसपैठिए होने का डर है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के एडवाइजर मेहदी मोहम्मदी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा था, हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम से बड़ा समझौता हुआ है। हमारे सभी सीनियर कमांडरों की 1 घंटे के अंदर हत्या कर दी गई। अब तक ईरान में 200 से ज्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि इजराइल की मदद करने वालों को रविवार 22 जून तक हथियारों सहित सरेंडर करना होगा। इसके बाद जो भी पकड़ा जाएगा उसे फांसी दी जाएगी। खुफिया विभाग जनता को संदिग्ध लोगों की एक्टिविटी की जानकारी देने को कह रहा है। हमले की तस्वीरें और वीडियो लेने पर पाबंदी है। व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर रोक है। लगभग सभी इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सवाल है कि अभी ईरान की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। दोस्तों, अमेरिका के जंग में शामिल होने के बाद सरकार अभी 2 सबसे बड़ी चिंताओं में उलझी है। ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट से
तेल और गैस, रिफाइनरी और बांधों पर और बड़े हमले हो सकते हैं। अब सीधे तौर पर अमेरिका भी जंग में कूद गया है। फोर्डो के बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ईरान के बाकी ठिकानों पर भी बम गिरा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान शांति कायम करने की कोशिश नहीं करता है तो और बड़े हमले होंगे। दूसरी चिंता यह है कि इजराइल और अमेरिका खामेनेई की हत्या की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल ईरान ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही कहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। सवाल है कि ईरान की सेना, राजनीति और आम जनता के बीच कैसा माहौल है। दोस्तों, सेना में कोई भी असंतोष नहीं है। ईरान के टॉप लीडर्स और सेना के ऑफिसर्स की जासूसी और हत्या की आशंका है। खुफिया विभाग के नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ऑफिसर्स के सेलफोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने पर रोक है। ईरान के 2 ऑफिसर्स ने बताया कि सभी सीनियर सरकारी ऑफिसर्स और सेना के टॉप कमांडरों को बंकरों में रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि सेना के कई बड़े कमांडर और नेताओं के मारे जाने के बाद भी खामेनेई की चुनी हुई सैन्य कमांड एक्टिव है। यानी अगर किसी ऑफिसर की मौत होती है तो खामेनेई की मर्जी के मुताबिक उसकी पोस्ट पर फौरन किसी दूसरे ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। इस दौरान नेताओं या ऑफिसर्स के बीच किसी तरह का असंतोष नहीं है। यानी कुल मिला जुलाकर ईरान के नेता और लोग एकजुट हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अली अब्ताही का कहना है कि इजराइल का ये अंदाजा गलत था कि हमले के बाद ईरान में राजनीतिक अस्थिरता आएगी। वे कहते हैं ईरान के राजनीतिक गुट भले ही आम तौर पर एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन इजराइल के हमले के बाद सभी गुट खामेनेई और ईरान के झंडे के नीचे एकजुट हो गए हैं। जंग ने ईरान की आम जनता और नेताओं के बीच मतभेद खत्म कर दिए हैं। ईरान में अभी तक कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो इजराइल, अमेरिका के बूते तख्ता पलट करने की स्थिति में हो। यानी ईरान मजबूती के साथ संगठित है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।